दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसको दोस्तों RTE के नाम से भी हम लोग जानते हैं। RTE का अर्थ होता है राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन 2009। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके इतिहास की कि कहां से शुरुआत होती है राइट टू एजुकेशन की, और आज तक का इसने जो सफर है वो कब कैसे तय किया, इसकी पूरी जानकारी RT के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम बात करें ना 1910 में, सबसे पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, इन्होंने सबसे पहले भारतीयों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की मांग रखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले। बच्चों ये नाम याद रखना है आपको, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने सबसे पहले 1910 में भारतीयों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की थी। याद रखना है, सन भी 1910 और व्यक्ति का नाम भी गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने सर्वप्रथम मांग की थी किस चीज की? कि भारतीयों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात सबसे पहले 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और दोस्तों शिक्षा शब्द जो है, शिक्षा शब्द का उल्लेख कहां है? शिक्षा शब्द जिसको हम एजुकेशन कहें, शिक्षा या एजुकेशन, इस शब्द का उल्लेख, शिक्षा शब्द का जो उल्लेख है वो कहां है? संविधान के भाग 4 में है। शिक्षा शब्द का उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। इस शब्द का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। और ये जो भाग 4 है संविधान का, ये जो भाग 4 है, यहीं पर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भी किया गया है। इसका नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व जो है ये भी संविधान के भाग 4 में है। और ये कहां से कहां है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान में किया गया है, संविधान के भाग 4 में। और इसी भाग 4 में शिक्षा शब्द का भी उल्लेख किया गया है। तो आपको कंटिन्यू मतलब क्रमबद्ध रूप से चीजें याद रखनी है कि 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम भारतीयों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। और ये जो शिक्षा 4 में है और संविधान के भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है ये 36 से 51 है। और इसके नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 45 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 45 में क्या लिखा है कि राज्य बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये अनुच्छेद 45 में लिखा है कि राज्य, ये कथन आपको याद रखना है कि ये कई बार ये पूछा जाता है कि ये कथन कौन से अनुच्छेद में लिखा है। तो अनुच्छेद 45 में लिखा है कि राज्य बालकों के लिए, राज्य बालकों के लिए, बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। राज्य बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रबंध करेगा। ये नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 45 में लिखा है। और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। और ये नीति निर्देशक तत्व कहाँ है? संविधान के भाग 4 में। और संविधान के भाग 4 में ही एजुकेशन शब्द का भी उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये जो है ना, इसकी प्रारंभिक कहानी है। किसकी?
शिक्षा के अधिकार अधिनियम की। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ना, संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 45 में। यहाँ पर कुछ अनुच्छेदों को अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक ये जो 86th जो संविधान संशोधन हुआ था जो 2002 में, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया था कुछ अनुच्छेदों में। भाग 3 में जो है एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21A, और भाग 4 के में एक अनुच्छेद 51A को जोड़ा गया था, जो कि एक मूल अधिकार और एक मूल कर्तव्य से संबंधित था। तो इस बात को थोड़ा सा अपने समझ लेते हैं, क्योंकि ये दो अनुच्छेद भी जो हैं मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक होते हैं, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए ये जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, इसको क्या बनाना है? अभिभावकों के लिए, अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा को अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने के लिए एक 46वां संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। क्या किया गया था? संविधान संशोधन, जिसको 46वां संविधान संशोधन कहा जाता है 2002। ये संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा था? 6 से 14 साल के बच्चों को की जो शिक्षा है वो अभिभावकों का मूल कर्तव्य बनाने के लिए संविधान संशोधन जो था हुआ था। अब इस संशोधन के द्वारा संविधान के भाग 3 में, ये जो 46वां संविधान संशोधन हुआ था ना, इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि भाग 3 में, याद रखना, भाग 3 में, भाग 3 जो था उसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था। नया अनुच्छेद कौन सा जोड़ा गया था दोस्तों? 21A ये अनुच्छेद जोड़ा गया था, और इसको मूल अधिकार के अंदर रखा गया था। मूल अधिकार, ठीक है, ये अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था। और इसी तरह संविधान के भाग 4 में, ये जो भाग 3 था, अब भाग 4 में, भाग 4 जो है इसमें क्या किया गया था? संविधान के 46वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के में, भाग 4 के था ये, भाग 4 के में अनुच्छेद 51A, कौन सा? अनुच्छेद 51A या बोल दो या ए बोल दो, इसको मूल कर्तव्य बनाया गया था। ठीक है, 51A। भाग 3 में जो संशोधन हुआ था उसमें नया अनुच्छेद 21A, और भाग 4 के में 51A मूल कर्तव्य बनाया गया, ऊपर मूल अधिकार है। तो ये सब हुआ किसके फलस्वरूप था? 46वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इन दोनों, ये जो अनुच्छेद 21A मूल अधिकार और भाग के में जो अनुच्छेद 51A मूल कर्तव्य में था, इसमें एक वाक्यांश के जोड़ा गया, या इसको वाक्यांश के भी कहते हैं। वाक्यांश के जोड़ा गया, कौन सा? वाक्यांश के भी कह सकते हैं, और हिंदी में अपन कहते हैं वाक्यांश टे जोड़ा गया। और इसको जोड़कर अब जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो है वो शिक्षा उनका मूल अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा को क्या बना दिया गया था? मूल अधिकार बना दिया गया था। और अभिभावकों के लिए ये मूल कर्तव्य था कि वह 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षित करें, शिक्षा दिलाएं, ये उनका मूल कर्तव्य था। ठीक है, तो ये सारी तो संवैधानिक जो चीजें थी उनमें कुछ परिवर्तन थे। स्टार्टिंग से आप देख लो, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वप्रथम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई। फिर शिक्षा शब्द जो है संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में ही नीति निर्देशक तत्वों का भी उल्लेख किया गया है 36 से 51 तक। और ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसकी जो अनुच्छेद 45 है, इसमें राज्य जो है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, ये लिखा गया है। और इसी कारण से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जोड़ने के लिए 46वां संविधान संशोधन 2002 करना पड़ा। और संविधान के भाग 3 में एक नया अनुच्छेद 21A
और भाग 4 क में एक 51 ए जो है इसमें एक वाक्यांश के या टे को जोड़ा गया था। तो ये संवैधानिक कुछ बातें हैं, इनको अपने को याद रखना है। इसी प्रकार आगे बढ़ें तो आगे अगर जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ हम आयोगों का उल्लेख करेंगे। कुछ आयोग जो विभिन्न समय समय पर ये आयोग बने और इन आयोगों की मेहनत के फलस्वरूप या इन आयोगों की सिफारिश के आधार पर ही जो है ये जो भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था, इसकी नींव पड़ी थी। इसके पीछे कुछ दोस्तों आयोग थे, कुछ आयोग बने थे और ये आयोग कौन से हुए थे। लेकिन उन आयोगों की बात से पहले मैं आपको बता दूं कि पहले जो थी शिक्षा जो थी पहले शिक्षा जो है वो कौन सी सूची में थी। शिक्षा जो थी ना पहले राज्य सूची का विषय हुआ करती थी। राज्य सूची, शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी। ये सब संशोधन करने से पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय थी। लेकिन दो आयोग बने। पहला आयोग कौन सा? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग। दोस्तों ये जो डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग था इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या था? विश्वविद्यालय आयोग। ये जो विश्वविद्यालय आयोग था, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं इसको। डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग के अलावा इसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। और ये आयोग बना कब था दोस्तों? ये बना था 1948 में। इसके बाद एक आयोग और बना था और दूसरा आयोग 1952-53 में बना था जिसको मुदालियर आयोग कहते हैं दोस्तों। कौन सा आयोग कहते हैं? मुदालियर आयोग। और ये मुदालियर आयोग जो है ना इसका दूसरा नाम है माध्यमिक शिक्षा आयोग। कौन सा आयोग? माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं। और ये 1952-53 में आयोग बना था। और दोस्तों इन दोनों आयोगों ने जो है सरकार को ये सिफारिश की, सरकार को ये सुझाव दिया कि शिक्षा में अगर सुधार लाना चाहते हो तो शिक्षा को राज्य सूची से निकाल कर कहां लाया जाए? समवर्ती सूची में लाया जाए। समवर्ती सूची में लाया जाए। इसको राज्य सूची से हटा दिया जाए, शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि शिक्षा में जो है विशेष सुधार किए जाएं। इन दोनों आयोगों ने ये जो है सिफारिश की थी। तो दोस्तों उस समय की तत्कालीन सरकार ने इन दोनों आयोगों के सुझाव को मान लिया था और अब शिक्षा को जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में लाया गया। लेकिन केवल शिक्षा को नहीं, 5 विषयों को समवर्ती सूची में लाया गया था। 5 विषयों को। अब ये 5 विषय कौन से थे? इसमें पहला तो था शिक्षा। शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इसके अलावा जनसंख्या, जनसंख्या को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इसके अलावा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन को भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इसके अलावा वन संपदा, इसको भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लाया गया। इसके अलावा माप तोल, इसको भी राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर लाया गया। तो ये 5 विषय जो थे इन दोनों आयोगों की सिफारिश पर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची के अंदर लाए गए। और पहले शिक्षा किसका विषय थी? राज्य सूची का। लेकिन अब शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का। लेकिन ये संभव कैसे हुआ? डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जिसको विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं, स्थापना हुई थी 1948 में। मुदालियर आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहते हैं, 1952-53 में इसकी स्थापना हुई थी। इन दोनों आयोगों ने सिफारिश की थी कि राज्य सूची से हटाकर शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया जाए ताकि इसमें सुधार किए जा सके। तो सिर्फ शिक्षा को ही नहीं, 5 विषयों को राज्य सूची से हटाकर इसमें लाया गया था। किसमें? समवर्ती सूची में। तो दोस्तों ये जो मुदालियर आयोग है इसका एक कथन, ये जो मुदालियर आयोग है ना, इसका एक कथन जो है आप याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि ये कथन जो है किस आयोग का है।
तो मैं यहाँ पर मुदालियर आयोग के इस कथन की बात करने चाहिए। तो अगली स्लाइड में देखते हैं हम इसको। मुदालियर आयोग का ये जो कथन है ये आपको याद रखना है। मुदालियर आयोग कई बार पूछा जा सकता है कि ये कथन किस आयोग का है। तो मुदालियर आयोग का एक कथन है कि भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जहां छात्रों को प्रेरणादायक पर्यावरण उपलब्ध हो सके। दोस्तों कथन क्या था कि भारत में विद्यालयों को ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए, ऐसा सौंदर्य प्रदान किया जाना चाहिए जो छात्रों को प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध करा सके, तो ये आपको मुदालियर आयोग का कथन जो है वो याद रखना है। तो इन दोनों आयोगों, डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग के कहने पर या सिफारिश पर अब शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया था। और दोस्तों इसके बाद एक आयोग और बना था जिसको हम कोठारी आयोग कहते हैं। कौन सा आयोग कहते हैं? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग जिसको दौलत सिंह कोठारी आयोग भी कहा जाता है। दौलत सिंह कोठारी आयोग भी कहा जाता है। ये आयोग बना था फिर, और ये आयोग जो है कोठारी आयोग, इसने क्या कहा था और ये कब बना था? दोस्तों इस आयोग की स्थापना जो हुई थी ना 1964 में हुई थी, लेकिन इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? अपनी रिपोर्ट इसने 2 साल बाद यानी कि 1966 में रिपोर्ट पेश की थी। और इसी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसका निर्माण किया गया था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, तो दौलत सिंह कोठारी आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी, और इसी रिपोर्ट के आधार पर, इसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो कब बनी थी? 1968 में, और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है, अभी 2020 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लगभग 34 सालों बाद एक परिवर्तन हुआ है। 34 वर्ष बाद जो 1968 में शिक्षा नीति बनी थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें परिवर्तन किया गया 1968 के बाद। 34 सालों के बाद ये जो 29 जुलाई, याद रखना 29 जुलाई 2020 को हमारे देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। पहले जो 10+2 का सिस्टम चलता था, अब वो 10+2 के सिस्टम के आधार पर अब शिक्षा पद्धति क्या रहती है? अब जो है इसके स्थान पर 5+3+3+4 ये जो है इस क्रम से शिक्षा होगी। पहले 10+2 के आधार पर होती थी। तो जो नई शिक्षा नीति है वो 29 जुलाई 1920 को बनी, 34 वर्ष बाद। और पहली शिक्षा नीति जो बनी थी हमारी, वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय 1968 में बनी थी। और किस रिपोर्ट पर? कोठारी आयोग की रिपोर्ट पर। दौलत सिंह कोठारी आयोग भी कहते हैं। इस आयोग की स्थापना 1964 में हुई थी, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पहली जो थी बनी थी, और वर्तमान में 29 जुलाई 2020 को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों आगे,
अब ये जैसे हमने मुदालियर आयोग के एक कथन की बात की थी ना, वैसे ही हम कोठारी आयोग के एक कथन की बात करेंगे। कोठारी आयोग, कोठारी आयोग का भी एक कथन है दोस्तों। कोठारी आयोग कहता है कि भारत का भविष्य, मैं यहां पर कथन को लिख रहा हूं कि भारत का भविष्य विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, निर्मित हो रहा है। भारत का विद्यालय, भारत का भविष्य विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। हालांकि दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है, कथन तो और भी आगे है कि भारत का भविष्य विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है, अतः कक्षा कक्ष की प्रभावशीलता शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व शिक्षकों और विद्यार्थियों के मध्य अंतःक्रिया विद्यालय की प्रभावशीलता का आधार है। पूरा कथन तो यह है, लेकिन आप इतना ही याद रखें, यहां से जब ये कथन पूछा जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोठारी आयोग का कथन है कि भारत का भविष्य विद्यालयों की कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। तो यहां तक बात हुई इसके इतिहास की, लेकिन ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना कब और इसके पीछे कुछ दिनांकों को, कुछ डेट्स को अपने को याद रखना है। और सबसे पहले आरटीई कहां लागू हुआ और भारत कौन से नंबर पे है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को भी अपने को याद रखना पड़ेगा। तो अगर हम कहना आरटीई विश्व में सबसे पहले कहां लागू हुआ, तो दोस्तों नॉर्वे में लागू हुआ था। और भारत कौन से स्थान पर है, भारत दोस्तों 135वें स्थान पर है। आरटीई लागू करने वाला भारत 135वें नंबर पे स्थान पे है। और सबसे पहले विश्व में नॉर्वे में आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो है वो बच्चों के लिए लागू किया गया था और भारत 135वें नंबर पर है। तो लेकिन ये कानून बनाकर कब राज्यसभा में पास हुआ ये बिल, फिर लोकसभा में पास हुआ, संसद में पास हुआ, फिर कब ये कानून बना, इसकी बात थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों यहां सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम कैबिनेट ने कुछ दिनांक हैं ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। कैबिनेट ने 2 जुलाई, कब, 2 जुलाई 2009, ये डेट याद रखें, 2 जुलाई 2009 को इस अधिनियम को मंजूरी दी थी। किसने, कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 2 जुलाई 2009 को। उसके बाद राज्यसभा ने जो है इस अधिनियम को पास किया था, कब, 20 जुलाई को, 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा ने इसे पास किया। 2 जुलाई 2009 को कैबिनेट ने मंजूरी दी और राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को इसको पास किया। और फिर लोकसभा ने कब, लोकसभा के लिए डेट याद रखना, 4 अगस्त, लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को ये बिल पास किया। लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को। फिर उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए इसमें। उस समय हमारे राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है, ये थे उस समय राष्ट्रपति। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पर साइन किए थे, कब, 26 अगस्त 2009 को। और दोस्तों फिर 27 अगस्त 2009 को इस अधिनियम को गजट में प्रकाशित कराया गया था। गजट एक तरह का मान लो अखबार ही होता है, जिसमें जो है पूरा इसका विवरण दिया गया था। पहली बार 27 अगस्त 2009 को इसे प्रकाशित करवाया गया था गजट में। और फिर 1 अप्रैल 2010 से इसे देश में लागू कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2010 से इस अधिनियम को जो है लागू कर दिया गया था। केंद्र स्तर पर की अगर हम बात करें, केंद्र स्तर पर
केंद्र स्तर पर इस अधिनियम में 7 अध्याय हैं और 38 धाराएं हैं केंद्र स्तर पर। और राजस्थान के संदर्भ में हम अगर इसमें देखें तो इसमें 10 अध्याय हैं। राजस्थान के संदर्भ में देखें तो 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, इसको भी आप याद रखें। केंद्र स्तर पर तो 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं और राज्य स्तर पर राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। और जो राजस्थान में ये अधिनियम जो है कब लागू हुआ, राजस्थान की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में ये 29 मार्च 2011 को, राजस्थान में ये 29 मार्च 2011 को जो है अधिनियम बना था। कई किताबों में इसको 1 अप्रैल 2011 से लागू करना हुआ बताया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। राजस्थान में ये जो है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से जो है इसका नाम है राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, और ये 29 मार्च 2011 से राजस्थान में प्रभावी हुआ है। तो दोस्तों ये बेसिक सारी जानकारी थी किसकी, आरटीई राइट टू एजुकेशन की। लेकिन अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी हैं, विभिन्न धाराएं बाकी हैं। किस धारा के अंदर क्या बताया गया है, क्या प्रावधान किए गए हैं आरटीई की विभिन्न धाराएं, ये हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आरटीई की विभिन्न धाराएं, इसके अलावा एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वो और जो इस अधिनियम के तहत जो है शिक्षण का जो न्यूनतम कार्य दिवस है शिक्षक के लिए वो क्या है, शिक्षण समय क्या है, ये सारी बातें जो हैं अपने को अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा। छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है प्राइमरी के लिए, और कक्षा 1 से 5 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए छात्र और शिक्षक अनुपात क्या है, एक सप्ताह में शिक्षक को कितने घंटे पढ़ाना है और कितने कार्य दिवस होते हैं, ये तमाम जानकारी जो है इसके पार्ट 2 में अपन बात करेंगे। फिलहाल पार्ट 1 का आनंद लीजिए, इसको समझिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। ओके दोस्तों, नमस्कार।